भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। आइए हम उस संस्कृत देववाणी तुल्य भाषा को पढ़ने का प्रयास करते हैं और जानते हैं आखिरकार संस्कृत बीए सेकंड सेमेस्टर यानी बीए द्वितीय सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो द्वितीय सेमेस्टर होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न लिखित स्वरूप पूछे जाएंगे यानी लिखित टाइप के पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से प्रश्न आएंगे और उनको कैसे कैसे हमको लिखना है, इन समस्त मुद्दों पर ओवरऑल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। बीए सेकंड सेमेस्टर का ये लिखित मॉडल पेपर है यानी सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है संस्कृत का। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें हमने रखने का प्रयास किया है, उसके उत्तर को मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार जो है कौन कौन से प्रश्नों किस मात्रा में आते हैं, कैसे आते हैं। बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर संस्कृत और पेपर का आपके नाम है संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग। संगणक माने होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर माने कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर और कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है, कैसे कैसे उपयोग होता है संस्कृत में, उसका क्या महत्व है, यहाँ से प्रश्न आता है। अनुवाद को लेकर के हिंदी से संस्कृत अनुवाद, संस्कृत से हिंदी अनुवाद, इसको लेकर के प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं एक आध दो। ठीक, इसके अलावा संस्कृत गद्य साहित्य। अब आपके गद्य साहित्य में जैसे बाण भट्ट हो गए। अब प्राचीन गद्यकारों में आप नाम देखिएगा, जैसे दंडी हो गए, सुबंधु हो गए, बाण भट्ट हो गए, और इन तीनों का एक शताब्दी के अंतराल में समाहित होना एक प्रकार से कहा जाता है। और संस्कृत गद्य साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है इसी चीज़ को, जब बाणभट्ट और सुबंधु और दंडी रहे। तो इसी को इसलिए आप देखेंगे, इसमें आप देखिएगा इनकी रचनाओं को, अगर आप देखिएगा चाहे दंडी की रचनाओं को देखेंगे या सुबंधु की रचनाओं को देखिएगा या बाणभट्ट की रचनाओं को जब देखेंगे आप, तो उसमें उनकी रचनाओं में पारिष्कृत रचनाएं मिलेंगी, प्रौढ़ रचनाएं हैं, उदात्त गद्य के दर्शन होते हैं। तो गद्य लेखकों में आप देखिएगा खास करके इस युग में, यानी जिस युग में दंडी सुबंधु और बाणभट्ट हैं, इस युग में जो है इस प्रकार का गद्य ना भूत में था और ना भविष्य में होगा। इस प्रकार से कहा था ना भूतो ना भविष्यति। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो संस्कृत साहित्य के अलंकृत ग्रंथकारों में, अलंकृत गद्यकारों में नाम आता है दंडी सुबंधु और बाणभट्ट का। और ख़ास करके यहीं से गद्य शैली की शुरुआत एकदम विधिवत तरीके से होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यही सब हमको पढ़ना है। ठीक, देखिए आपको सबसे पहले ये पेपर में जाएंगे, 3 खंड में आपका पेपर मिलेगा। खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय 50 शब्दों में करने होते हैं। खंड बा में लघु उत्तरीय 200 शब्दों में करना होता है। लघु उत्तरीय 5 करने होते हैं। ठीक है, और अति लघु उत्तरीय यानी जो ये दिए होते हैं खंड आ के, इनके 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। और इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय होता है उसमें 2 करने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपको दी होती है, इनमें से 2 प्रश्न छांटने होते हैं। लघु उत्तरीय में भी प्रश्नों अधिक होते हैं, उनमें से आपको छांटने होते हैं 5 प्रश्न। इसी प्रकार से अति लघु उत्तरीय में। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी शब्द सीमा जो होती है 500 शब्द की होती है। 10 नंबर के वे प्रश्न होते हैं, 7 नंबर के लघु उत्तरीय वाले होते हैं और 2 नंबर का आपका ये होता है अति लघु उत्तरीय। देखते हैं भैया कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न कि बाणभट्ट, ऐसे बाणभट्ट लिख करके छोड़ देगा, या फिर बाणभट्ट की रचनाओं को पूछ लेगा, या जीवन परिचय लिख करके पूछ ले। तो बाण ऐसे या फिर ऐसे बाणभट्ट लिख करके छोड़ दे। तो जब भी ऐसे छोड़ दे इसका मतलब बाणभट्ट का परिचय आपको देना है, बाणभट्ट के बारे में बताना है। तो आप सिंपल सा, बाणभट्ट कौन थे भाई? संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि कहे जाते हैं बाणभट्ट, और इनका बहुत बड़ा योगदान है, आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे कि वे संस्कृत के माने हुए गद्य सम्राट भी कहे जाते हैं। सौभाग्य से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में हर्षचरित में पर्याप्त प्रकाश डाल रखा है। और बाणभट्ट की सबसे फेमस रचना हर्षचरित्र है, और हर्ष के समकालीन थे। हर्षवर्धन जानते हैं ना, 606 ईस्वी के से पहले जो समय काल रहा वहाँ तक ही रहे हैं। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट रहे हैं बड़े स्तर पर जो है हर्षवर्धन जी। और हर्षवर्धन की अगर बात की जाए तो उन्हीं के राज कवि या फिर उन्हीं के यहाँ पे रहते थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने इसीलिए हर्षचरित्र की रचना करी।
हर्ष के समय के बारे में इतिहास की जितनी जानकारी, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, राजनैतिक दृष्टि से हो, साहित्यिक दृष्टि से हो, या किसी अन्य प्रकार की ऐतिहासिकता की दृष्टि से देखें, तो बाणभट्ट की जो हर्षचरित रचना है ये पर्याप्त जानकारी देती है। ठीक, तो इस कारण से भी ये बढ़िया रहे हैं। और हर्षचरित के प्रथम, द्वितीय और तृतीय उच्छ्वास का अधिकांश भाग इनका आत्मकथ्य भी है, यानी कि इनकी आत्मा के कहे गए वाक्य जो हैं, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो उच्छ्वास है, उच्छ्वास माने लेसन, यानी कि जैसे कांड होता है ना, उसी प्रकार से उच्छ्वास होता है, अंक जिसको आप कहते हैं, यही सब चीज़ें। इनका जो जन्म हुआ था बाणभट्ट का, ये वात्स्यायन वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था? वात्स्यायन वंश में बाणभट्ट जी का जन्म होता है, और विद्या क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध वंश माना जाता है वात्स्यायन वंश, जो जिसमें इनका जन्म हुआ था। ओके, और कादंबरी के भी आप देखिएगा 10, 13 और 16 और 19वें पद में बाण ने अपने वंशधरों का प्रारंभ कुबेर से बताया है कि कुबेर से हमारे जो है वंशों का उत्पत्ति हुई है, और समस्त वेदादि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे इनके वंशज, जिनके चरणों में गुप्त वंशीय नृपति सिर झुकाया करते थे, जो राजा हुआ करते थे गुप्त वंश के। कुबेर के पुत्र हुए अर्थपति, और जिन्होंने असंख्य यज्ञ किए थे, और अर्थपति के पुत्र हुए भृगु हुए, हंस हुए, सूचि हुए, कवि, महिदत्त, धर्म, जात बेदा, चित्रभानु, त्रयक्ष, अहिदत्त और विश्वरूप, ये 13 लड़के हुए, और कुल मिलाकर के 11 लड़के हैं। ठीक है, तो अर्थपति के कितने लड़के थे? 11 पुत्र हुए, जिनका बाण ने हर्षचरित में उल्लेख किया है। तो हर्षचरित में इन सभी जो है अपने पूरे पूर्वजों का उल्लेख इन्होंने किया है। और इनसे आप देखिएगा तो चित्रभानु जो थे वो बाण के पिता माने जाते हैं। चित्रभानु कौन थे? चित्रभानु जो हैं ये अर्थपति के लड़के हैं। ठीक है, अर्थपति के लड़के हैं कौन? चित्रभानु। और अर्थपति किसके लड़के हैं? अर्थपति लड़के हैं कुबेर के। तो कुबेर, अर्थपति, अर्थपति के लड़के त्रिभानु, और अर्थपति को वैसे 11 लड़के थे, लेकिन त्रिभानु से हुए कौन? जो है इनका क्या नाम है? त्रिभानु से हुए बाणभट्ट जी। तो इसीलिए बाणभट्ट का समय पूरा समझ गए आप। तो हर्षचरित में कुबेर के पुत्रों को पाशुपत कहा गया है, इन्होंने बताया है, और जिनके पुत्र अर्थपति हुए। कादंबरी में बाण पाशुपत को, जो उनके परदादा थे, उनको बताया है, और उनको कैसे छोड़ गए, यह प्रश्न चिन्ह भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि बाण इतने कृतज्ञ हों कि अपने इस पूर्वज को भूल जाएं। हो सकता है कि बाण ने कादंबरी में पाशुपत संबंधी पद भी लिख रखा हो। तो इस प्रकार से जो मूल रूप मतलब कि जो मूल लिपिकार की भूल से रह गया हो और वो प्रकाशन में ना आ पाया हो, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। आप देखिएगा बाणभट्ट जो हैं बड़े अच्छे साहित्यकार हैं। इनके जीवन के बारे में बात की जाए तो हर्षचरित जो है, इसमें हर्षचरित में इनकी जीवनी भी मिल जाती है। ठीक, पिता का नाम चित्रभानु था, माता जी का नाम राजदेवी था, इनके परिवार इनका विद्या में बहुत प्रवीण था। ये सब आप लिख सकते हैं, बस यही सब हो गया। ओके, ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई भाई। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि दंडी की प्रमुख 3 रचनाओं के नाम लिखिए। दंडी कौन थे? आचार्य दंडी। आप लोगों ने जब काव्य शास्त्र जिन्होंने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य में, काव्य शास्त्र पढ़ेंगे आगे चल करके, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में जो दंडी हैं बड़े फेमस हैं। अलंकार समुदाय के हैं दंडी, और अलंकृत संस्कृत के प्रथम गद्यकार के रूप में आज भी मान्यता इन्हीं को मिलती है, दंडी को। और दंडी जो है संभवतः इनकी उपाधि मानी जाती है कि दंडी इनकी उपाधि रही है। इनका वास्तविक नाम आज भी अज्ञात है कि दंडी का वास्तविक नाम आखिरकार था क्या। ठीक है, तो आज भी इनका जो वास्तविक नाम है वो अज्ञात है। और दंडी इनका क्या है, वो जो बोलते हैं नहीं कि जो है उपनाम या फिर एक प्रकार से किसी द्वारा उपाधि वाला नाम है, तो ये है। और इनकी एक रचना है काव्य आदर्श। तो काव्य आदर्श रचना जो है, इसका जब आप अध्ययन करेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो दंडी थे ये दक्षिणात्य थे, दक्षिण से बिलोंग करते थे, और संभवतः विदर्भ देशीय थे। लेकिन विद्वानों ने देश काल संबंधी गवेषणा में विभिन्न तथ्यों का प्रतिपादन किया, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इनका समय, इनका जन्म स्थान दंडी का, इनकी काव्य कृतियाँ, इन सभी में एक प्रकार से कहीं ना कहीं विद्वानों में मतभेद रहा है। पीटरसन, याकोबी, बेलकर एवं बर्नेट प्रभृति विद्वान इनका भिन्न भिन्न काल प्रतिपादन करते हैं। लेकिन इनके 10 कुमार चरित्र जो इनकी रचना है, उसके अनुशूलन से ये निश्चित होता है, जब हम उनको पढ़ते हैं, विचार करते हैं उस पर, तो निष्कर्ष निकलता है कि उसमें प्रतिबिंबित भौगोलिक एवं राजनीतिक विवरण हर्षवर्धन से पूर्ववर्ती भारत का है, यानी हर्षवर्धन से पहले भारत का वर्णन मिलता है।
तो इनको हम हर्ष से परवर्ती कवि मानना सर्वदा असंगत है कि हर्ष के बाद में नहीं, हर्ष के पूर्ववर्ती कवि हैं, ठीक है, परवर्ती कवि नहीं है। इस प्रकार दंडी का रचना काल 6ठ शतक के मध्य स्थित होता है, ठीक है, 6वीं शताब्दी के आसपास। तो इस प्रकार से दंडी के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते दंडी के बारे में, ठीक है। दंडी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 3 रचनाओं के नाम लिखे दंडी की। तो ऐसे दंडी की मुख्य रूप से प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो 3 ही हैं। एक रचना और इनकी है, कुल मिलाकर के 4 हो जाती हैं, लेकिन 3 जो है प्रसिद्ध है। त्रेय जो है इनके संबंध में एक श्लोक भी कहा गया है। और 3 रचनाएं जो है सारंगधर पद्धति में प्राप्त राजशेखर का एक कथन है। वो कथन है कि त्रिये अग्नि स्त्रयो वेद स्त्रयो देवा स्त्रयो गुणा त्रियोदंडी प्रबंधास्य चा त्रिषु लोकेषु विश्रुता। यानी इस कथन से आप देखिएगा दंडी के 3 ग्रंथ सिद्ध हो जाते हैं। पहला ग्रंथ तो इनका है काव्यादर्श, दूसरा ग्रंथ है 10 कुमार चरित और तीसरा ग्रंथ इनका आप लिख सकते हो अवंती सुंदरी कथा। ठीक, पहला ग्रंथ कौन सा है? पहला ग्रंथ है दंडी का काव्यादर्श, दूसरा ग्रंथ कौन सा है? 10 कुमार चरित, और तीसरा कौन सा है? अवंती सुंदरी कथा, और चौथा एक कभी कभी आपको दिखाई पड़ता है छंदो विच्यति। और ये 4 रचनाएं। छंदो विच्यति की चर्चा सुबंधु ने अनेक जगहों पर की है और दंडी के काव्यादर्श में भी इसका उल्लेख मिलता है। छंदो विचित्तायाम सकल अस्तत्य प्रपंच प्रदर्शिता। ये सुबंधु मतलब कि ये जो है काव्यादर्श जो ग्रंथ है दंडी का उसमें मिलता है। तो छंदो विच्यति भी इनकी रचना ही प्रतीत होती है। तो कुल मिलाकर के 4 रचनाएं आप लिख दीजिएगा। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न, सुबंधु का परिचय दीजिए। सुबंधु कौन थे भाई? दंडी के अनंतर संस्कृत गद्य रचना चमत्कार और शब्द आडंबर की ओर अग्रसर होने लगी। शब्द विन्यास, श्रेष्ठो, दीर्घ समा तत्व, इसके अलावा प्रत्यक्ष क्षर श्लेष, अलंकारों के जो है चाकचक्य को गद्य का प्रमाण समझा जाने लगा। यानी गद्य में भी आप देखिएगा अलंकारों का खूब धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा, खूब दबा करके। और इस चमत्कार प्रधान गद्य लेखन का प्रवर्तन किया किसने? सुबंधु ने किया। और सुबंधु की जो है कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा ये शैली जो है प्रत्यक्षर श्लेषमयी रचना प्रस्तुत करते हैं, जिनकी गर्वोक्ति है उसके माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पे सुबंधु जो हैं ये अलंकार प्रधान या संस्कृत गद्य रचना में चमत्कार और शब्दाडंबर की ओर अग्रसर करने वाले संस्कृत साहित्य को कवि ही माने जाते हैं। सुबंधु का समय सुनिर्णित नहीं है कि कब है, विशेषता वे बाण के परवर्ती हैं या पूर्ववर्ती हैं, या सर्वाधिक विवादास्पद जो है कथन है कि वो पहले आए या बाद में आए जो है दंडी के या जो है हर्षवर्धन के। उनकी एकमात्र रचना वासवदत्ता, उसी से उनके विषय में जानकारी हम लोगों को मिलती है। सुबंधु के विषय में अन्य तरंग तथा बहिरंग प्रमाणों का भी अभाव नहीं है। तमाम सारे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे प्रमाणों के अभाव में यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे मध्य देशीय हैं अथवा कश्मीरी है। बाण भट्ट ने हर्षचरित की प्रस्तावना में उत्तरी अंचल के कवियों की एक विशेषता का उद्घाटन किया है कि श्लेष प्रायमुदिच्येषु, यानी निश्चय ही सुबंधु की रचना में श्लेष का बाहुल्य है, अतः उन्हें कश्मीरी मान लेने में कोई हानि नहीं है। ऐसा विद्वानों ने कहा कि इनकी रचनाओं में सुबंधु की श्लेष का बाहुल्य है। श्लेष अलंकार आप देखिएगा अधिक मात्रा में प्रयोग किया है, और ख़ास करके कश्मीरी लोग श्लेष का अलंकारों का प्रयोग करते रहे होंगे। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि कश्मीरी मान लेना हानि नहीं होगी अगर हम, चूँकि इनकी रचनाओं में श्लेष बाहुल्य है, श्लेष की मात्रा। और सुबंधु के पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो और स्थान की बात की जाए, माता पिता की बात की जाए, तो इसके संबंध में कोई भी जानकारी हमको नहीं मिलती। मतलब कि स्रोतों का अभाव है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन रचनागत कुछ तथ्यों के माध्यम से या उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि सुबंधु जो थे, सुबंधु वैष्णव थे, क्योंकि वे रचना के आरंभ में सर्वप्रथम देवी सरस्वती की स्तुति करते थे। 2 पद जो है 2 पद्यों में भगवान तथा उनके बाद एक पद्य में शिव जी की स्तुति करते थे। और ख़ास करके वैष्णव धर्म की ये परंपरा रही है कि
क्या क्या किया जाता है देवी सती देवी। आप देखिएगा रामायण की शुरुआत तुलसीदास जी ने की तो क्या लिखा सबसे पहले, मंगलाचरण लिखा, प्रार्थना करी कि वर्ण नाम संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो बंदे बाणी विनायको भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। आप देखिएगा फर्स्ट दो लाइनों में गौरी और गणेश जो है, सॉरी जो गणेश और माता सरस्वती जी की आराधना है, तो सरस्वती जी की आराधना ये भी करते हैं। सुबंधु, तो इस प्रकार से सुबंधु के बारे में इसी प्रकार से जानकारी मिलती। तो वैष्णव हैं, इसकी जानकारी तो पुष्टि हो जाती है इनकी रचनाओं के माध्यम से। इस प्रकार से चीज़ें हैं। सुबंधु के समय के संबंध में प्रमाणों का अभाव है, इसलिए संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य गद्यकार सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट का जो है कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा एक समय मान सकते हैं कि कुछ आगे कुछ पीछे रहे होंगे। डॉक्टर कीथ तथा डॉक्टर डे दंडी, मतलब डॉक्टर डे जो है दंडी, सुबंधु और बाण का क्रम स्वीकार करते हैं और यह उचित है, किंतु दंडी के बाद कौन, यह अतिशय भ्रमकारक प्रश्न है। तो दंडी, सुबंधु और बाण, सबसे पहले कौन आया, दंडी आए, उसके बाद सुबंधु और उसके बाद बाण, ये डॉक्टर कीथ और डॉक्टर डे मानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सुबंधु के बारे में। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, शूद्रक। शूद्रक कौन है भाई, शूद्रक के बारे में जानकारी आपको चाहिए। शूद्रक जो है ये नाट्य साहित्य में आप आइए, तो ये गद्य में अभी थे, अब ये नाट्य साहित्य में। और संस्कृत नाट्य साहित्य में मृच्छकटिक का अपना विशिष्ट स्थान है, जो कि किसकी रचना है, शूद्रक की रचना है। कौन सी रचना, मृच्छकटिक जो है किसकी रचना है, शूद्रक की ही रचना है। और यह निश्चित नहीं है कि शूद्रक के व्यक्तित्व पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता। मृच्छकटिक जब आप पढ़ेंगे तो उसकी प्रस्तावना में राजा शूद्रक की मृत्यु का वर्णन किया गया है। प्रोफेसर कीथ का मत है कि रामिल या फिर सौमिल नामक दो कवियों ने चारुदत्त नाटक को परिवर्तित करके इसे नाटक का रूप प्रदान किया। शूद्रक के समय काल की अगर बात की जाए तो मृच्छकटिक का प्रभाव कालिदास पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। यदि कालिदास का समय 1000 ईसा पूर्व है तो शूद्रक का समय इससे पहले का सिद्ध होता है, और मृच्छकटिक का समय भास के बाद और कालिदास के पहले माना जाता है। तो महाकवि भास जो थे उनके बाद में शूद्रक आए और कालिदास जी के पहले आए, यानी कि उन दोनों के बीच के हैं। सामान्यतः मृच्छकटिक का समय 3य शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, तो इसी समय काल के शूद्रक भी होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, मृच्छकटिक जो इनकी एक रचना है शूद्रक की, इसमें 10 अंक कुल मिलाकर के हैं, और इन 10 अंकों को हम क्या कहते हैं, प्रकरण कहते हैं। इनकी नायिका उज्जैनी की बेश्या वसंत सेना है, और नायक जो है मृच्छकटिक की वो दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त है। और मृच्छकटिक में आप देखिएगा उसमें नाटककार ने प्रेम के कथानक को राजनीतिक उथल पुथल के वातावरण में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप जब मृच्छकटिक नाटक पढ़ेंगे तो उसमें चोर, जुआरी, धूर्त, क्रांतिकारी, बेश्या, भ्रष्ट अधिकारी, राजा और ब्राह्मण सभी प्रकार के पात्रों को शूद्रक ने अपने मृच्छकटिक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और मृच्छकटिक सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जा सकती है, और शूद्रक ने समाज की यथार्थ घटनाओं का चित्रण उस समय किया, और आज भी आप देखिए कुछ घटनाएं इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो शूद्रक की रचना मृच्छकटिक बड़ी फेमस है। इसके अलावा इनकी शैली भी ठीक ठाक रही है, शैली इनकी जो है सरल रही है, प्रवाहयुक्त रही है, और सरल शैली का प्रयोग किया है, सुंदर वाक्य विन्यास का प्रयोग किया, भाषा और शैली स्पष्ट है, सरल है। तो ये सब आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। 5वां प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, पंडित अंबिका दत्त व्यास एवं पंडित क्षमा राव बताएं। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में बताएं, उसके अंदर पंडित क्षमा राव के बारे में। पंडित अंबिका दत्त व्यास की बात की जाए तो संस्कृत साहित्य में पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की अगर बात की जाए तो इनका नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है, प्रतिष्ठित है। और आज जनमानस को अपनी कृति, इनकी एक रचना है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की, बड़ी फेमस रचना है शिवराज विजय। शिवराज विजय से झंकृत किए हुए हैं वर्तमान समय में भी। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की का जीवन बात किए तो विपत्ति सागर की उत्तरंग लहरों से आंदोलित होता रहा, लगातार दुख रहा इनके जीवन में। इसी कारण तो ये दरिया के पाहन जो है समान बार बार जलधारा के घात प्रतिघात से वर्तुलाकार होकर सभी के द्वारा उपास शालिग्राम बन गए। संक्षेप में व्यास जी का जीवन वृत्त कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप लिख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि दरिया माने होता है इससे कि जल की धारा बह रही है। जिस प्रकार से एक पत्थर होता है नदी में इसे बह करके
ठोकरें खाने के बाद में अपने गंतव्य तक पहुँचता है, जहाँ पर उसको जाना रहता है वहाँ पहुँचता है। ठीक इसी प्रकार से पंडित अम्बिकादत्त व्यास जी क्या हुए हैं, लगातार क्या हुए हैं, पत्थर जो एक प्रकार से ऊपर से टूटता है, कहीं ग्लेशियर से टूटता है पहाड़ों से, और ढनकते ढनकते क्या हो जाता है, एकदम गोल और चिकना हो जाता है, आते आते नदी के बहाव में लुढ़कते लुढ़कते, और आकर के क्या बन जाता है, शालिग्राम भगवान बन जाते हैं, पत्थर बन जाता है शालिग्राम का। तो संघर्ष यहाँ पर ये बताने का प्रयास ये है कि पंडित अम्बिकादत्त व्यास जी ने अपने जीवन में कठिन संघर्ष किया, और कठिन संघर्ष के बाद में आज वो हमारे लिए पूजनीय हैं। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जो संघर्ष करेगा, शालिग्राम भगवान ने बहुत संघर्ष किया। शालिग्राम पत्थर जो इतना चिकना होता है, आप लोगों ने देखा होगा, काले काले होते हैं शालिग्राम भगवान। सत्यनारायण जी की जब कथा होती तो पंडित जी आपके लेकर के आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो इतना चिकना पत्थर कैसे होता है, बहुत संघर्ष के बाद जलधारा में बहते बहते क्या होता है, लड़ता है इधर उधर, खूब जो है कहीं ना कहीं पे जो है लहरों को सहता है, उसके बाद में तब उसका आकार ऐसा होता है, तब उसको लोग पूजते हैं जो कि उसने जीवन में संघर्ष किया। ठीक है, तो ये चीज़, तो इसी प्रकार से पंडित अम्बिकादत्त व्यास जी का भी जीवन रहा है। व्यास जी की अगर स्थिति काल की बात की, समय की कब पैदा हुए, तो 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का इनका समय काल माना जाता है। इनके पूर्वज जो थे वो राजस्थान में जयपुर पड़ता है, तो उसी जयपुर राज्य के अंतर्गत आप देखिएगा, अंतर्गत उसी जयपुर राज्य में आप देखिए, जयपुर में ही, राजस्थान में जयपुर पड़ता है, और जयपुर में ही आप देखिएगा मानपुर एक गांव है, उसी गांव में व्यास जी का जन्म होता है। किंतु इनके पितामह वाराणसी जो है उसे यानी बनारस में आकर के बस जाते हैं। और व्यास जी के पितामह का नाम क्या था, राजा राम शास्त्री था। पिता का नाम दुर्गादत्त था। पिता दुर्गादत्त भी एक महान साहित्यकार ही थे। तो पंडित अम्बिकादत्त व्यास जी का जन्म कब हुआ था, 1859 ईस्वी में, या 58 ईस्वी 59 ईस्वी मान सकते हैं। और वही उनका अध्ययन संपन्न हुआ बनारस के आसपास ही। और पंडित अम्बिकादत्त जन्म से ही प्रतिभाशाली थे, उनमें कवित्व शक्ति जन्मजात थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी ने कविता जो है लिखना प्रारंभ कर दिया, और 12 साल जब इनकी उम्र होती है तो उसमें काशीराज ट्रस्ट द्वारा स्थापित एक धर्म सभा थी, उसकी परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया। और उसी समय इनकी कविता से प्रभावित एक तैलंग विद्वान ने इन्हें सुकबीरेश कहकर सम्मानित किया, सुकबीरेश, ओके। और भारतेंदु जी ने इन्हें सुकवि की उपाधि भी दी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इसी समय के हैं। 1850 में भारतेंदु जी का जन्म होता है, 1859 में इनका जन्म हुआ। तो खाली एक 9 साल के छोटे थे, मतलब समकालीन ही थे कहीं ना कहीं पे, कविता दोनों लोग कर रहे थे, तो समकालीन ही मान सकते हो आप। तो इस प्रकार से पंडित अम्बिकादत्त जी के बारे में हमने बता दिया। वैसे पंडित अम्बिकादत्त व्यास जी का पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। जब ये समर्थ भी नहीं हो पाए थे तभी वो अनाथ हो जाते हैं, और परिवार का सारा भार उनके कंधों पर आ जाता है। बड़े भाई आकार जो है ही द्वेष करते थे। छोटा भाई भी अपनी पत्नी को रोता बिलखता छोड़कर 18 वर्ष की अल्पायु में दिवंगत हो गया था। छोटी बहन की जो विधाता ने क्रूर कर्म से जो है कहीं ना कहीं पे जो विधवा हो गई थी छोटी बहन भी, इस प्रकार से विपत्तियों का सामना किया इन्होंने, और कहीं ना कहीं पे अचल भाव से किया, उसका डट कर सामना किया, और आंतरिक वेदना को सहा। मर्मस्थल के घावों की असहनीय पीड़ा को सहन करते हुए उन्होंने समाज को वाणी का अमृत प्रदान किया, और आज इसीलिए हमारे समक्ष पूजनीय हैं। जिस प्रकार से पत्थर से तुलना कर दी गई इनकी, तो आप सोच लो कितना ज़्यादा संघर्ष रहा होगा इनके जीवन में। अगला देखिएगा यहाँ पर पंडित छमा राव। पंडित छमा राव की अगर बात की जाए तो पंडित छमा राव जो है, इनका जन्म जो होता है 4 जुलाई को होता है 1890 ईस्वी में। पुणे जिले में इनका जन्म होता है, पुणे में। और इनके पिता शंकर पांडुरंग पंडित संस्कृत के ख्याति प्राप्त विद्वान थे। इसके अलावा छमा राव जब 3 वर्ष की, वैसे जो है पंडित छमा राव बोल दिया मैंने, पंडिता छमा राव है। और पंडिता छमा राव क्या हैं, ये पंडित होता तो आपका ये पुल्लिंग होते, वैसे ये एक प्रकार से एक स्त्री है पंडिता छमा राव, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पंडिता छमा राव की बात की है तो ये एक स्त्री हैं। और जब ये 3 साल की थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जीवन जो है छमा राव जी का इनकी चाचा चाची के यहाँ पर बीतता है, और बड़ा कष्ट में बीता। इनकी चाची उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजती थी, घर का सारा काम करवाती थी, और काम करते करते अपनी चाची के बच्चे जो पढ़ते थे उसे याद करती जाती थी। और कहीं ना कहीं पे इसके बाद इनके दादाजी जो थे इन्हें मुंबई ले जाते हैं, और जहाँ गरीबी में भी अध्ययन कार्य इन्होंने जारी रखा। और
लगभग जब ये 20 साल की हो जाती हैं तो इनका विवाह हो जाता है, मुंबई के एक प्रख्यात राव के साथ हो जाता है। और उन्होंने पति के साथ यूरोप भ्रमण भी किया और फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं का भी अभ्यास किया इन्होंने। और अपनी पुत्र लीला के साथ, सॉरी, पुत्री इनकी थी लीला, और उन्हीं पुत्री लीला के साथ महिला युगल चैंपियनशिप भी जीती थी ये पंडिता छमाराव जी। और 1953 ईस्वी में इनके पति का भी देहांत हो जाता है। शादी कब हुई थी? देखिए 1890 में पैदा हुई, 20 साल बाद शादी हुई, यानी कि लगभग 1910 में शादी होती है, ठीक। और 1910 में शादी होती है, उसके लगभग 53 साल के बाद में, 43 साल के बाद 1953 में इनके पति का देहांत हो जाता है। क्षमा राव स्वदेशी और असहयोग आंदोलन में भी भाग लेती, मतलब कि लेना चाहती थी, परंतु गृहस्थ धर्म के कारण से गांधी जी ने उन्हें आज्ञा नहीं दी थी कि आप गृहस्थ धर्म का पालन करो। इस प्रकार चीज़ें हुई और 22 अप्रैल सन 1954 को भगवत गीता का पाठ करने के बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था पंडिता क्षमा राव जी। ओके, तो 53 में इनके पति जी का देहांत हुआ, 54 में एक स्वयं चली गई थी, मतलब कि मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक। तो ये पंडिता छमाराव के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई, तो इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। वैसे पंडिता छमाराव जी की कुछ रचनाएं भी हैं, ठीक है। कैसी रचनाएं? जैसे जो है पंडिता छमाराव की संस्कृत काव्य रचनाएं, जैसे कि जो है सत्याग्रह गीता, कथा पंचकम, शंकर जीवन आख्यानाम, मीरा लहरी, उत्तर सत्याग्रह गीता, श्री जो है श्री तुकाराम चरितम, श्री रामदास चरितम, ग्राम ज्योतिम, श्री ज्ञानेश्वर चरितम, स्वाविजय में, सब इनकी रचना है। व्यास जी की रचनाओं की बात की जाए तो व्यास जी तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन भी पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने किया था और अपने जीवन काल में 80 रचनाओं का प्रणयन इन्होंने किया, जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने। और इनकी रचनाओं में आप सुना होगा शिवराज विजय उपन्यास है, एक बड़ा फेमस उपन्यास है। सामोतम एक नाट्य साहित्य है। इसके अलावा गुप्त शुद्धि प्रदर्शनम, ये भी इनका एक प्रकार से रचना है। अबोध निवारण, बिहारी बिहार, ये सब हिंदी के काव्य हैं इनके। तो इस प्रकार से हिंदी संस्कृत दोनों में रचनाएं लिखी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, शिवराज विजय का कथानक किसमें विभाजित किया गया है? शिवराज विजय का जो कथानक है वो किसमें विभाजित किया गया, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। शिवराज विजय, शिवराज विजय का प्रथम निवास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भैया? शिवराज विजय का कथानक किसमें विभाजित है? बताओ भाई, किसमें विभाजित है? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शिवराज विजय किसकी रचना है? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। इसका कथानक की बात की है तो शिवराज विजय के कथानक को विरामों में विभाजित किया। किसमें? विराम में विभाजित किया गया है। और विरामों का विभाजन निश्वासों में किया गया है और कुल 3 विराम है। शिवराज विजय में कितने विराम है? कुल मिलाकर के 3 विराम है। इसमें लिख लीजिएगा, 3 विराम है शिवराज विजय में। ओके, और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। एक एक विराम यानी पहले विराम में 4 निश्वास, ठीक है, और फिर दूसरे विराम में 4 निश्वास, और तीसरे विराम में कौन सा? फिर 4 निश्वास। तो 4 हैं 12, तो ये 12 निश्वास हो गए। इस प्रकार संपूर्ण उपन्यास में कितने निश्वास हैं? 12 निश्वास हैं। ओके, ये क्लियर हो गई बातें? ये क्लियर हो गई। और इनकी और भी आप देखिएगा, जैसे कि जो है पंडित अंबिका व्यास जी को तमाम सारी उपाधियों से भी जाना जाता है। घटिका शतक भी इन्हीं को कहा जाता है। शतावधान, सुकवि, भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण, अभिनव बाण, ये तमाम प्रकार की उपाधियां भी इनको मिली हैं अंबिका व्यास जी को। तो ये हो गया आपका कथानक। इनका किसमें भी बटा हुआ है भाई? कथानक इनका विराम में बटा हुआ है। 3 विरामों में पूरा का पूरा शिवराज विजय बटा हुआ है। और विराम जो हैं 3 विराम है। प्रत्येक विराम में यानी पहले विराम में 4 निश्वास, दूसरे में 4, तो तीसरे में 4। ओके, और आपको पढ़ना क्या है? प्रथम निश्वास ही पढ़ना है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, वाच्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? वाच्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। वाच्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक बार बताइए सभी लोग। वाच्य परिवर्तन, बताओ एक बार सभी लोग। तो वाच्य परिवर्तन की बात, वाच्य मतलब समझते हैं ना, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, सभी को पता है ना। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तुवाच्य में कर्ता मुख्य होता है,
क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी द्वितीया होती है। कर्मवाच जो होता है उसमें कर्म मुख्य होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन और लिंग जो होता है वो निर्धारित होता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा, और क्रिया क्रम के अनुसार बात की जाए तो होती है। ओके, क्रिया किसी क्रम के हिसाब से, क्रिया क्रम के हिसाब से होती, कर्म के हिसाब से। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया कर्म होगा ही नहीं, और क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होगा। ओके, तो ये होता है वाच्य। क्लियर हो गए। जैसे कि कर्तवाच्य का अगर उदाहरण बताएं आपको, जैसे कि इस ढंग के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है कर्तवाच्य में, और क्रिया को कर्ता के अनुसार चलना पड़ता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया के वचन और पुरुष होते हैं। जैसे कि सः गच्छति, सः गच्छति, ते गच्छति, त्वं गच्छसि, अहम गच्छामि, वयम गच्छामः, ये होता है कर्तुवाच्य। सः गच्छति, ओके, वह जाती है। ते गच्छति, त्वयं गच्छसि, अहम गच्छामि, वयम गच्छामः, ओके, ये क्या है, कर्तुवाच्य है। दूसरा जो है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जो होता है इसमें क्रिया कर्ता की अपेक्षा ना रखकर कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्म जिस पुरुष, लिंग और वचन का होगा उसी के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन होंगे। जैसे कर्तुवाच्य में हमने बताया था कर्ता प्रधान है, और कर्ता प्रधान के साथ साथ जैसे जो सह लिखा है, सह क्या है आपका कर्ता है, उसके अनुसार से गच्छति आया, जब ते आया तो गच्छन्ति हो गया, जब त्वम आया तो गच्छासि हो गया, जब अहम आया तो गच्छामि हो गया, जब वयम आया तो गच्छामा हो गया। ये किसके हिसाब से बदल रहा है, कर्ता के हिसाब से। क्रिया जो है गच्छामः, गच्छामि, गच्छसि, गच्छन्ति, गच्छति, ये सब बदला किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। और जब कर्मवाच्य होता है तो किससे बदलता है, कर्म से बदलता है। अब कर्म क्या है, जैसे कि उदाहरण के रूप में समझो आप। उदाहरण में अगर मैं आपको समझाऊं, दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में आप देखिएगा, कर्मवाच्य में क्या होता है कि जैसे तेन धर्मः क्रियते, तेन धर्मः क्रियते, यानी कि जो क्रिया हो रही है, धर्म की क्रिया हो रही है, उसके हिसाब से चेंज होता है। जैसे तय पुस्तकानि पठन्ते, पठयन्ते, तो क्या पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो, तो उसके हिसाब से क्रिया आएगी, ना कि त्वय के हिसाब से आएगी। जैसे राज्ञः धनम दीयते, ठीक है, तो ये दीयते, पठयन्ते, क्रियते, ये किसके हिसाब से आया, कर्म के हिसाब से आया है। तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य जो होता है इस वाच्य की क्रिया स्वतंत्र होती है, ना तो कर्ता की अपेक्षा रखती है और ना ही कर्म की, ना कर्म के हिसाब से बदलती है और ना ही कर्म के हिसाब से बदलती है, ना कर्ता के हिसाब से, ये भाव के हिसाब से बदलती है। इसमें कर्म का अनुभव होता है, उसकी क्रिया में सदैव प्रथम पुरुष एक ही वचन या एक वचन भी रहता, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, हर भाववाच्य उसी को कहते हैं। ठीक, जैसे कि तथा भूयते, ताभिगम्यते, तेन जो है गंतव्यम, अस्माभिगम्यते, ये सब क्या है, ये सब आपका भाववाच्य है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो वाच्य परिवर्तन आपके समझ में आ गया, वाच्य क्या होता है, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी समझ है, कंप्यूटर के कार्य बताइए। कंप्यूटर के कार्य क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कंप्यूटर के कार्य बताइए भैया, कंप्यूटर के कार्य बताइए, चलिए बताइए। कंप्यूटर के द्वारा मुख्य रूप से 4 कार्य किए जाते हैं। कितने कार्य, 4 कार्य किए जाते हैं। पहला तो इनपुट, दूसरा कौन सा होता है, प्रोसेसिंग, तीसरा कौन सा होता है, आउटपुट, और चौथा कौन सा होता है, स्टोरेज। जो इनपुट होता है कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजने का कार्य करता है, उसी को हम इनपुट कहते हैं। और यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डाटा को क्या करता है, निर्देशित करता है या निर्देश भेजता रहता है। ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और तीसरा जो मैंने बताया आउटपुट, आउटपुट जो होता है यह उपभोगकर्ता को संबंधित डेटा क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। आउटपुट जो होता है जो उपयोगकर्ता होता है उसको संबंधित डाटा क्या करता है, उपलब्ध करवाता है, आउटपुट। और इसके अलावा मैंने बताया स्टोरेज, स्टोरेज जो होता है यह डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ठीक, तो स्टोरेज समझ में आ गया। आउटपुट, प्रोसेसिंग और यूनिट, ये 4 कार्य मुख्य रूप से किसके होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं। ओके, क्लियर होगी बातें, आगे समझते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है भैया, ई पाठशाला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रिक पाठशाला जिसको आप कहते हैं। ई पाठशाला में आप देखिएगा ये ऑनलाइन लर्निंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म के तौर पर आता है।
ई पाठशाला। ई पाठशाला एक ऐसा वेब पोर्टल ऐप होता है जिस पर अनेक प्रकार के शैक्षिक ऑडियो वीडियो फाइल फॉर्मेट में ई बुक्स फ्लिप बुक्स ये सब उपलब्ध होते हैं। इस वेब पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय स्मृति ईरानी ने 7 नवंबर को मोबाइल ऐप पर किया। और ई पाठशाला का मतलब है वह पाठशाला जहां प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा नहीं, औपचारिक सरकारी है ई पाठशाला। उदाहरण विद्यालय में 1 से 5वीं तक की शिक्षा दी जाती है। बच्चों को घर बैठे मोबाइल के जरिए होमवर्क दिया जाता है। शिक्षकों द्वारा बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस प्रकार चीज़ें होती है। कोरोना के पीरियड में आप सभी की ऑनलाइन कक्षाएं चली होगी गूगल मीट के द्वारा, ठीक है। तो क्या है, ये सब भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिक पाठशाला, ठीक है, यही तो होती है। अगला प्रश्न आपके समझ से जूम एवं मीट क्या है, प्रश्न यही बन गया। जूम और मीट क्या है भैया? जूम और मीट सभी लोग जानते होंगे, ये ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जूम। जूम एक प्रकार का ऐप होता है, एक ऑनलाइन पढ़ाई का सॉफ्टवेयर है जूम, जिसकी सहायता से आप 100 व्यक्ति एक साथ जुड़ करके पढ़ सकते हो और वीडियो शिक्षण के माध्यम से जुड़ सकते हो। जूम वीडियो कम्युनिकेशन अमेरिका का रिमोट मुख्यालय सैन जोन्स कैलिफोर्निया में स्थित है। और जूम ऐप है एक, और उसके माध्यम से किसी भी प्रकार की मीटिंग या क्लास में शामिल होने के लिए पासवर्ड की भी आवश्यकता पड़ती है। जो होस्ट होता है, यानी कि जो मीटिंग को होस्ट कर रहा होता है, जिसने मीटिंग रखी है, उससे उसके द्वारा यूजर को दी जाती है, ठीक है। जूम के फ़ायदे ये हैं कि बहुत सस्ती योजना है, वीडियो और कॉल की गुणवत्ता ठीक है। जूम ऐप घर पर रहकर अपने काम को अधिक सुविधापूर्ण बना देता है। मीटिंग क्लास में जो ऑनलाइन चल रही हो, कहीं पर भी रहकर शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जूम होता है। मीट की बात की तो गूगल मीट होता है, गूगल के द्वारा बनाया गया ये ऐप है गूगल मीट। टीम जो है एक प्रकार से मीट जो होता है गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया, चूँकि गूगल जो है अमेरिका की कंपनी है। और गूगल के खाते का इस्तेमाल कर रहे कोई भी व्यक्ति जो होता है इस ऐप के माध्यम से मीटिंग या पढ़ाई करने में सक्षम है, कर सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा खूब अच्छे तरीके से, जब जो है कोरोना पीरियड चल रहा था उस समय 100 लोगों को इसमें न्योता आप भेज सकते हो, 1 घंटे तक मीटिंग या पढ़ाई कर सकते हो आप। और इस ऐप का फ़ायदा कारोबार, स्कूल और अन्य संगठन ले सकते हैं। अपने कंप्यूटर में किसी भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करें, डाउनलोड की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। इस प्रकार से आप डायरेक्ट जो है गूगल या किसी ब्राउज़र से आप मीट ऐप डाउनलोड करें या ना डाउनलोड करें, डायरेक्ट भी हो जाता है। ओके, यही चीज़ है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इन सभी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं खंडवा से, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको यहीं पर व्याख्या से लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा। व्याख्या भी यहीं से आपसे पूछी जाती है, शिवराज विजय के प्रथम जो है निश्वास से। और इसके अलावा जो है आपका सुकनासोपदेश जो बाणभट्ट के जो है उसमें है। तो बाणभट्ट की रचना सुकनासोपदेश, और मतलब एक खंड है उनकी रचना का। सुकनासोपदेश से आते हैं प्रश्न और उससे आते हैं 2-3 प्रश्न आते हैं उससे, तो उसमें आपको करना पड़ता है। एक अनुवाद का आता है, तो इसको हमने नहीं रखा है, ठीक है। बाकी हम अभी चर्चा कर लेंगे जो प्रश्न आपके लिखित टाइप के हैं, बाकी आप उनको देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न आपके समक्ष क्या है। दूसरा प्रश्न है कि अब इन प्रश्नों को आपको कैसे करना है। ये केवल 5 प्रश्न करने, 200 शब्द वाले प्रश्न हैं, ठीक है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो प्रश्न आपके समक्ष क्या आएगा। प्रश्न आएगा कि ऑनलाइन लर्निंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। ऑनलाइन लर्निंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या जानते हो, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑनलाइन लर्निंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म जो होता है, ये जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि स्वयं जो होता है, स्वयं एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से पोर्टल है जो कि जो है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद के द्वारा बनाया गया है, एक पोर्टल है स्वयं। और ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल की घोषणा इसकी जो की गई थी 1 फरवरी 2017 को पेश बजट में भारत सरकार द्वारा की गई थी, और जिसको 9 जुलाई 2017 तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और इस पोर्टल को स्वयं शिक्षा नीति के निम्न आधारभूत सिद्धांतों, पहुंच यानी एक्सेस,
निष्पक्षता यानी कि इक्विटी और गुणवत्ता यानी क्वालिटी को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है और स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्वयं पर्यवेक्षी पाठ्यक्रम भी निःशुल्क है यहाँ पर। स्वयं पोर्टल इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानविकी, भाषा, वाणिज्य, प्रबंधन, पुस्तकालय, शिक्षा, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन लर्निंग रिसर्च प्लेटफॉर्म है। दूसरा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म आपका होता है मूक, ठीक है। मूक एक प्रकार की टेक्स्ट प्रणाली होती है और उस पर आधारित पोर्टल है ये, जो परीक्षा प्रणाली के समान होता है और जो विद्यार्थी क्या करते हैं, ऑनलाइन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उन्हें इस परीक्षा को अवश्य देना चाहिए क्योंकि पेपर उसी पैटर्न पर आधारित होता है तथा यह मेन परीक्षा की तरह ही होता है। इसमें आपको अपने सामने स्क्रीन पर मेन पेपर की तरह 100 नंबर का प्रश्न पत्र प्राप्त होता है, जो विषयों के आधार पर 25 या 30 नंबर में अलग अलग बांट दिए जाते हैं। परीक्षा की तरह जो प्रश्न आएंगे उसके उत्तर सेव करने होंगे। समय समाप्त होते ही परीक्षा बंद हो जाएगी, चाहे आप सभी प्रश्न हल किए हों या ना किए हों। इस तरह मेन परीक्षा से पहले अपना लेवल चेक करने के लिए मूक नामक जो है एक टेक्स्ट प्रणाली तैयार की गई है, एक पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग मतलब होता है कि ऑनलाइन लर्निंग करो, रिसर्च करो उस पर, तो इस प्रकार का प्लेटफॉर्म। इसी प्रकार से ई पाठशाला के बारे में हमें भी चर्चा कर ही चुके हैं। इसके अलावा आपका आता है टेलनेट। टेलनेट भी क्या होता है, एक टेली टाइप नेटवर्क होता है, एक द्विदिशीय मतलब कि द्विदिशीय जो है संवादात्मक आवागमन सुगमता प्रदान करने वाला एक प्रकार से नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है टेलनेट। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1988 में हुई थी, 1988 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने की थी इसकी शुरुआत। इसकी स्थापना पुस्तकालयों के नेटवर्क के विकास के माध्यम से पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझाकरण को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी और इसका प्रभाव उद्देश्य उपभोक्ताओं को कंप्यूटरीकृत सेवाओं की जानकारी एकत्र करना, इनको इकट्ठा करना, स्टोर करना, उसका प्रसारण, उनको सेंड करना किसी दूसरे के पास, टेलनेट का ही कार्य होता है। इसके अलावा आप देखिएगा इनफ्लाईब्रेट होता है। इनफ्लाईब्रेट एक प्रकार का वेब पोर्टल है और इसकी शुरुआत 1991 में होती, मार्च के महीने में। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के तहत एक परियोजना के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है इनफ्लाईब्रेट की, और जून 1996 में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है ये इनफ्लाईब्रेट। और शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी जो होता है उसकी रिपोर्ट करती है ये। और इनफ्लाईब्रेट विश्वविद्यालय, पुस्तकालयों और अन्य सूचना केंद्रों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रव्यापी उच्च गति डेटा नेटवर्क चलाता है, जो भारतीयों को आगे शिक्षा के लिए पुस्तकालयों और सूचना संसाधन जो होते हैं उनको बढ़ावा देता है। ये जो है इनफ्लाईब्रेट जो होता है, और सुविधा भी प्रदान करता है कई प्रकार की। तो ये होता है इनफ्लाईब्रेट, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म होता है। इसके अलावा शोध गंगा, एक आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा शोध गंगा का। शोध गंगा क्या है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है शोध गंगा। एक प्रकार से शोध गंगा भारत के शोध प्रबंधों का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार बोल सकते हैं इसको। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जो है उसने जून 2009 के एक आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों के शोधार्थी जो होते हैं, यानी शोध करने वाले जो छात्र छात्र हैं, उनके लिए अपने शोध प्रबंधों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी जमा करना अनिवार्य बना दिया गया, कि जैसे कि आप शोध की जो फाइल है, जो पीडीएफ या फिर जो किताब लिखी आपने, जो ले जा करके उसको पन्ना में आपको कॉपी में लिख करके उसको प्रिंट करवा करके जमा करना पड़ता था, तो आप ऑनलाइन भी जमा करेंगे, ऐसा किया गया। और शोध के दौरान साहित्यिक चोरी या मुद्रा अधिकरण उल्लंघन से बचने तथा शोध की गिरती हुई गुणवत्ता को संभालने के उद्देश्य से शोध गंगा की पहल की गई। इस समय 428 विश्वविद्यालय शोध गंगा में योगदान दे रहे हैं, और उसमें जो पीएचडी करने वाले जो छात्र छात्र हैं, जो शोध करते हैं, तो उन्हीं शोध के यानी शोध कोई कर रहा है, मान लेते हैं उनका डाटा कोई दूसरा न चुरा ले, इसके लिए यहाँ पर डेटा सिक्योर होता है। तो ये शोध गंगा है। इसके अलावा आप देखिएगा ऑनलाइन लर्निंग और रिसर्च प्लेटफॉर्म में गूगल स्कॉलर भी आ गया है। मिस्टर अनुराग आचार्य और जो है एलेक्स वर्सटेक के बीच चर्चा के परिणाम स्वरूप गूगल स्कॉलर का जन्म हुआ, और यह उपयोगी वेब खोज इंजन के रूप में हमारे समक्ष आया है। गूगल स्कॉलर भी गूगल की उत्पाद है, जो कि एकदम फ्री है, बिल्कुल गूगल स्कॉलर का आप फ्री में उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये सब क्या ऑनलाइन लर्निंग और रिसर्च प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने आपको बता दी।
अगला प्रश्न आपके समक्ष ये है कि इंटरनेट क्या है, इसके उपयोग बताइए। इंटरनेट क्या है, इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट से क्या तात्पर्य भाई? इंटरनेट एक ऐसे नेटवर्क से तात्पर्य है इसका। इंटरनेट क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क ही तो होता है जो कि क्या करता है, दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी नेटवर्क का कोई सिस्टम किसी अन्य नेटवर्क के सिस्टम से जुड़कर कम्युनिकेट कर सकता है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। और सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो तो इंटरनेट के द्वारा। जैसे आपको मन कर रहा कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास जो है एसएमएस भेजे, व्हाट्सएप पर एसएमएस भेजे, या गर्लफ्रेंड का मन कर रहा बॉयफ्रेंड के पास भेजने के लिए, या आपका मन कर रहा अपने पिताजी को फ़ोन करने मतलब कि एसएमएस भेजने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, उनको देखने का मन है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? अपना डाटा ऑन करना पड़ेगा, अपना इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। तो अगर इंटरनेट ऑन नहीं तो आपका व्हाट्सएप एसएमएस नहीं जाएगा, आप अपने पापा को नहीं देख पाएंगे, अपने प्रियजनों को नहीं देख पाएंगे, अपने महिला मित्र या पुरुष मित्र को नहीं देख पाएंगे। तो ये सब किसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं? डेटा के माध्यम से। आप अब जो है इंटरनेट ऑन ना करो अपना और वैसे यूट्यूब खोल करके बैठे हो तो यूट्यूब चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जो वीडियो डाउनलोड करबो वह खाली चले, बाकी वीडियो तो डाउनलोड ना करबो तो चलबे न करे। तो क्या हुआ था कि इंटरनेट जोन है अगर ना चले तो मोबाइल एक डब्बा कभाती है, एकदम डिब्बा, केवल फ़ोन आएगा जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ता है। ठीक है। अच्छा, जब आप किसी से चैटिंग कर रहे होते तो आप नहीं बात करते, लिख तो आप रहे होते, लेकिन आपका फ़ोन उसके फ़ोन से बात कर रहा होता। उस समय आपकी विचारधाराएं वहाँ तक पहुँच रही, उसकी विचारधाराएं आप तक पहुँच रही, लेकिन उसका जो भावात्मक एक्सप्रेशन है वो नहीं पहुँच पा रहा होता है। इसीलिए जो चैटिंग वाले होते हैं या फिर जो एक प्रकार से टाइपर के जो एक प्रकार से जो टाइपिंग में जो चीज़ें आने वाले होते हैं, टाइपर्स जो टाइपिस्ट होते हैं, वो लोग क्या किए हैं, इसमें एक और जो है सॉफ्टवेयर का विकास करके उसमें जैसे कि एक्सप्रेशन देने वाले, जैसे कि इमोजीज़ का जो है कहीं ना कहीं पे आविष्कार किया, ताकि जैसे कोई बात लिखो तो भावात्मक एक्सप्रेशन भी बगल में लगा दो ताकि उसका निगेटिव प्रभाव ना पड़े। कभी कभी क्या होता है कि आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात बोली हो लेकिन उस सामने वाले की बुरी लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि उसने किसी गलत तरीके से उसको समझा। ऐसे मान लेते हैं घंटी बज गई, घंटी बजी तो घंटी को गाय भैंस सोची कि घंटी बज रही है तो गाय भैंसों का आने का समय हो गया। मास्टर के लिए घंटी बज गई मतलब कि क्लास ओवर हो गया। बच्चों के लिए घंटी बज गई मतलब छुट्टी हो गई। तो ये सब अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से उसको समझते हैं। ठीक, तो ये चीज़ तो इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट का पहला उपयोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उपयोग। एक कंप्यूटर नेटवर्क से किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है इंटरनेट की मदद से एजुकेशन यानी पढ़ाई भी की जा सकती है। आजकल इंटरनेट पर बहुत ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं जहां पर आप कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर हमारे आकर के आप BS समझ क्लास, क्या आज के 4-5 साल पहले क्या ऐसा संभव था? क्या आप सोच सकते कि BA की पढ़ाई यूट्यूब पर हो पाएगी? नहीं सोचा होगा आप लोगों ने, लेकिन हो गई। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। इसके अलावा इसका उपयोग इंटरनेट के प्रयोग जो है इसका कर हम आप घर बैठे क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कर सकते हैं। मीशो तमाम प्रकार का ऐप है, नहीं तमाम प्रकार के ऐप हैं, आप देखते हैं घर ही बैठ के शॉपिंग कर लें। ठीक है, जो मंगाना हो घर से ही आ गए, आपके यहाँ घर पे पहुँच गए। तो यही सब चीज़ है। अगला प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता बताएं। संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता। तो संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता की अगर बात की जाए, उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। क्यों उपयोगिता है? क्योंकि कंप्यूटर एक आधुनिक ऐसा माध्यम होता है जिसमें आप देखिएगा ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण आदि के बारे में मूल संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे शब्दों में अनुवाद में जो त्रुटि की संभावना होती है वो कम रहती है या नहीं ही रहती है। तो जो हम जिनको जैसे ऋग्वेद पढ़ना, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण पढ़ना कठिन लगता है तो आप जो भी सर्च करना गूगल पर सर्च करेंगे, हर चीज़ आपको गूगल पर मिल जाएगी। इससे माध्यम हुआ। तो संस्कृत में कंप्यूटर की बड़ी उपयोगिता है।
संस्कृत को व्याकरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण भाषा माना जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा का व्याकरण जो है ये अत्यंत क्या है, परिमार्जित है, वैज्ञानिक है। इसीलिए अन्य भाषाओं की तुलना में कंप्यूटर से आसानी से समझा सकता है संस्कृत को। संस्कृत बड़ा एक प्रकार से वैज्ञानिक जो है व्याकरण है, इसका बड़ा सटीक व्याकरण है, ऐसा किसी भाषा का नहीं है। खास करके हिंदी से मिलती जुलती है इससे। विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक या कुछ ही रूप मिलते हैं, परंतु संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप मिलते हैं, जो कि कंप्यूटर की भाषा के लिए उपयुक्त हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का उपयोग संस्कृत के लिए बड़ा उपयोगी है, और कंप्यूटर के माध्यम से आज संस्कृत में तमाम प्रकार के शोध हो रहे हैं, तमाम प्रकार के संस्कृत भाषा का और परिमार्जन हो रहा है। अनुवाद की चाहे बात की जाए और चाहे और भी चीज़ों की बात की जाए, भाषा का परिमार्जन हुआ, शुद्धिकरण हुआ, हर एक चीज़ माध्यम से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न की अनुवाद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अनुवाद के बारे में आपसे पूछ रहा है कि अनुवाद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। अनुवाद के बारे में जैसे कि आपसे आ गया कि आज़ादा चंद्रशेखरः वीरतया प्रतिमूर्ति आसीत् सा निर्भयातां तु साक्षात् स्वरूपमेव आसीत्। जैसे देखिए, ऐसे आपसे पूछ लेगा, आपके उससे नहीं पूछेगा अनुवाद करने के लिए, ठीक है। एकात अनुवाद आपसे पूछ लेगा, जैसे आज़ादा चंद्रशेखरा वीरताया प्रतिमूर्ति आसीत, यानी चंद्रशेखर आज़ाद वीरता की क्या है, प्रतिमूर्ति हैं। सा निर्भयतया तू साक्षात स्वरूप में वासित, वे निर्भयता के साक्षात स्वरूप ही थे। राष्ट्रम त्वयं प्रति कृतज्ञता प्रदर्शनाय एकम मूर्तिम तत्रैव स्थापयत यत्र सह वीरगतिम आप्रयेत। राष्ट्र ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनकी एक मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित की है। कहाँ पर? मूर्ति निक्सा एवं आज़ाद पुस्तकालयम, जहाँ पर वे वीरगति को प्राप्त हुए थे वहीं पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा स्थितम यस्मिन भारत मातुः स्वतंत्रता प्राप्ति हेतुना बहुभी प्राणोत्सर्गाणां वीरणानां देशभक्तानां जीवन कथा सुरक्षितानि सन्ति। यानी कि मूर्ति के निकट आज़ाद पुस्तकालय भी है, जिसमें भारत माता की स्वतंत्रता के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले अनेक देशभक्तों और वीरों की जीवन गाथाएं भी सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार से उस लाइब्रेरी में, तो ये आप मतलब कि कहीं से भी पूछ सकता है आपका, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो परेशान बिल्कुल भी होने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे कि ईश्वरस्य सृष्टि विचित्रता भी परिपूर्ण आसित, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि हाँ, इन सभी चीज़ों की आप क्या करें, अनुवाद करें। तो अनुवाद के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया वैसे अनुवाद के बारे में यहाँ पर मैंने रखा, प्रश्न क्या रखा है? प्रश्न है कि अनुवाद जो है, अनुवाद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करने का नाम क्या होता है? अनुवाद होता है। संस्कृत वाक्यों में कर्ता, क्रिया और कर्म आदि का स्थान क्रम क्या होता है, स्थिर नहीं होता है, बदलता रहता है। पद का अर्थ निश्चित होता है, इसीलिए अपनी इच्छा के अनुसार इन पदों को किसी विशेष स्थान या किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। यह संस्कृत भाषा की विशेषता होती है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसका संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? रामः। राम का क्या होगा? रामः। पुस्तक का पुस्तकम, पढ़ता है का क्या हो जाएगा? पठति। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इसके अलावा जो है पठति पुस्तकम, आप जो है इसका जो है जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसका और भी आप बता सकते हो, जैसे कि रामः पुस्तकम पठति। अब इसी को और भी आप लिख सकते हो संस्कृत में, क्या? रामः पठति पुस्तकम, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक, ये भी सही है आपका। पुस्तकम पठति रामः, ये भी आपका सही है। यानी चाहे आप कर्ता को शुरुआत में रखो, रामः पुस्तकम पठन्ति, इसमें क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, राम आगे है, पुस्तक बीच में है, पठति यानी क्रिया बाद में है, कर्म जो है बीच में है, और जो है एक प्रकार से आप देखिएगा जो राम है कर्ता वो आगे है। चाहे आप राम को आगे करें, पठति को बीच में करें, और पुस्तक मैंने कर्म को बाद में करें। रामः पठति पुस्तकम, राम पुस्तक पढ़ता है, या पुस्तकम पठति रामः, पुस्तक को राम पढ़ता है, ये भी हो सकता है। तो यह कारक प्रधान भाषा होती है। संस्कृत क्या है? कारक प्रधान भाषा है। संस्कृत में कारक कितने होते हैं भाई? आप लोगों ने तो पता ही होगा। कारक कर्ता ने और कर्म को
भक्त करण से जान, संप्रदान काके लिए अपादान से मान। काकी के संबंध हैं बाकी सब अधिकरण, ये आप लोगों ने तो सुना होगा। यानी कि कर्ता जो है, कर्ता के लिए ने आएगा, संबोधन जो होगा तो हे अरे आएगा, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। कर्म जो के लिए ओ को आएगा, करण के लिए ने से और द्वारा आता है, संप्रदान के लिए को के लिए आता है, अपादान के लिए से आता है, अलग सब अर्थ में होता है से ये, ठीक, करण वाला से नहीं है, अपादान का से दूसरा होता है, ठीक है। किसी चीज़ के से अलगाव की बात की जा रही है कि इनसे अलगाव है, तो से जब आता है कि राम मोहन से अलग है, तो इसमें अपादान कारक है। संबंध कारक में काकी के आता है, अधिकरण में में और पर आता है, ठीक है। अच्छा, कर्ता जो है इसमें विभक्ति जो होगी वो प्रथमा होगी ने में, और संबोधन में द्वितीय विभक्ति होती है, कर में भी द्वितीय होती है, कर्ण में तृतीया होती है, संप्रदान में चतुर्थी, ठीक है, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, ये सब विशेषताएं होती है इसकी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये होता है अनुवाद। तो उदाहरण मैंने आपको समझा। अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न है, कथा तथा और संस्कृत भाषा अनुपम ज्ञान राशि का भंडार भी है, और अनुपम ज्ञान राशि को सर्वसाधारण के लिए उपस्थित करने में सामयिक भाषांतरण परम आवश्यक होता है समय के हिसाब से, और भाषा अनुवाद के लिए दोनों भाषाओं के व्याकरण का सुष्ठु ज्ञान यानी कि ठीक ठाक तरीके से ज्ञान होना परम आवश्यक है, उस भाषा की विशिष्ट प्रक्रियाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस कारण से संस्कृत भाषांतरण के लिए एक संक्षिप्त नियमावली को जान लेना आवश्यक होता है। तो अनुवाद के कई सारे नियम, से वाक्य रचना को ध्यान रखना होता है, ठीक है। रामा पुस्तकम पठति, पठति पुस्तकम रामा, पुस्तकम पठति रामा आदि कुछ भी लिखा जा सकता है, तथापि व्यवहार सुगमता के लिए उद्देश्य विधेय का विचार करते हुए क्रमशः कर्ता पहले रखा जाता है, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में क्रिया। लेकिन आप पठति पुस्तकम रामा लिखेंगे तो भी सही है, पुस्तकम पठति रामा तो भी सही है, रामा पुस्तकम पठन्ति ये भी सही है, ठीक है, बशर्ते पहले कर्ता रखेंगे रामा, कर्म रखेंगे उसके बाद पुस्तकम, उसके बाद में पठति यानी क्रिया रखेंगे, रामः पुस्तकम पठति, ये होती वाक्य रचना। शब्द चयन और उसका प्रयोग भी ठीक ठाक तरीके से करना चाहिए, पदों का आपसी संबंध भी होता है जो कि कारक चिन्ह बताते हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें। अगला प्रश्न ये, कथा और आख्यायिका में क्या अंतर होता है। कथा और आख्यायिका में क्या अंतर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हमने एक मॉडल पेपर और हमारा संस्कृत का अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिएगा, उसमें हमने कथा और आख्यायिका में अंतर बताया। हालांकि फिर से एक बार जान लीजिए। गद्य काव्य की अगर बात की जाए, गद्य काव्य, संस्कृत में गद्य काव्य आपने बहुत नाम सुना होगा। गद्य काव्य जो होता है गद धातु से में जब हम यत प्रत्यय लगाते हैं तो उससे बनता है, और दंडी तथा अग्नि पुराण की बात की जाए तो उसमें गद्य को स्वरूप बताया गया है, गद्य के स्वरूप को बताया गया है। छंदो विशिष्ट पाद से रहित पद समूह को गद्य कहते हैं। क्या, छंदो विशिष्ट पाद से रहित पद को समूह क्या कहते हैं, उस पद समूह को हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। और इसको कहा जाता है कि आपादः पद संतानो गद्य तदपि गद्यते है। क्या, आपादः पद संतानो गद्य तदपि गद्यते, यानी गद्य काव्य उसे कहते हैं जो पदबंध से रहित हो, जिसमें रस हो, जिसमें भाव हो, जिसमें भाषा हो, जिसमें अलंकार हो, इन सभी का सुंदर समन्वय हो, उसको हम गद्य काव्य कहते हैं। संस्कृत में गद्य काव्य के दुई भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया, दुई भेद। पहला भेद गद्य काव्य का होता है कथा, जो आपको यहाँ पर अंतर बताना है, और दूसरा कौन सा होता है, आख्यायिका। तो कथा और आख्यायिका किसके भेद हैं, गद्य काव्य के भेद होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने गद्य काव्य के बारे में आपको पहले बताया। तो गद्य काव्य के दुई भेद होते हैं, कवन कवन, कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिका में अंतर को बताते हुए भामह, दंडी, अग्निपुराण, विश्वनाथ और तमाम सारे आचार्यों ने ये तमाम सारे तथ्य बताए हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला तथ्य है, कथा जो होती है कवि के द्वारा कल्पित होती है, यानी कल्पना, कवि मतलब कथा में क्या होती है, कथा में कल्पना का समावेश होता है और कवि के द्वारा कल्पना समावेश की जाती है। जबकि आख्यायिका जो होती है मुंदमा, आख्यायिका जो होती है उसकी कथा वस्तु सत्य होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी संस्कृत में लिखना पड़ेगा अगर संस्कृत हम पढ़ रहे हैं। नहीं, संस्कृत में उत्तर नहीं लिखना है, हिंदी पूछा जाएगा हिंदी में उत्तर लिखना है। लेकिन जब अनुवाद पूछा जाएगा तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना पड़ेगा हिंदी का, या हिंदी का अनुवाद संस्कृत में पूछा तो उसका करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपसे कहेगा कि संस्कृत में उत्तर लिखिए तब आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है, बाकी आपको हिंदी में लिखना है। तो कथा और आख्यायिका में क्या अंतर है भैया। पहला अंतर, कथा कवि कल्पित होती है, आख्यायिका की कथा वस्तु सत्य होती है।
तो आख्यायिका हमेशा सत्य होती है, जबकि कथा जो होती है उसमें कल्पना का भी समावेश होता है। दूसरा अंतर लिखो भाई सभी लोग, कथा का वक्ता जो होता है नायक से कोई इतर व्यक्ति होता है, यानी कथा जो कहने वाला होता है, वक्ता जो होता है वो नायक नहीं होता है, नायक कथा का वक्ता नहीं होता है। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस कथा का नायक होता है, कहानी का नायक होता है। जबकि कथा में, आख्यायिका में आप देखिएगा कि नायक जो होता है वही स्वयं आख्यायिका का वक्ता होता है, नायक ही आख्यायिका को वाचन करता है। ये दो अंतर। तीसरा अंतर लिखिएगा, कथा में उच्छ्वास का विभाजन नहीं होता है, कथा उच्छ्वासों में नहीं बटी होती। आख्यायिका का विभाजन किस में होता है? उच्छ्वासों में होता है। चौथी बात इसमें यह है कि कथा में वक्त्र तथा जो है अपर वक्त्र छंदों का प्रयोग नहीं होता है। आख्यायिका में क्या होता है? वक्त्र और जो है अपर वक्त्र जो छंद होते हैं, इन सभी छंदों का भावी घटनाओं की सूचना दी जाती है। ठीक है। पांचवा अंतर लिखिएगा, कन्याहरण, संग्राम, विप्रलंभ, ये तमाम प्रकार के जो है अलंकार होते हैं, इन सभी का प्रयोग कथा में होता है, और जबकि आख्यायिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कथा और आख्यायिका में आप लोगों को अंतर समझ में आ गई है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कादम्बरी कथा है या आख्यायिका है, तो कादम्बरी जो है बाण भट्ट की अंतिम रचना है और ये कथा ही है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हमने ऑलरेडी बता ही रखे हैं। अब आगे जो है दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न हैं, इनको आप लोग देखिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। आपके पास हैं तो, अगर नहीं है तो आप लोग इतना, अगर जितना मैंने बताया इतना ही तैयार कर लेंगे, और एक मॉडल पेपर इससे पहले हमने दिया उसको तैयार कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम। देखिए 2 प्रश्न करने हैं आपको दीर्घ उत्तरीय के, खंडसा से 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं आपको। देखिए पहला प्रश्न आपसे बन सकता है कि सुकनासो उपदेश के कला वैशिष्ट और शैली का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है 8वां नंबर प्रश्न है कि औपन्यासिक तत्वों के आधार पर शिवराज विजय की औपन्यासिकता सिद्ध कीजिए। उपन्यास तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कि उपन्यासिक तत्व आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि चरित्र चित्रण हो गया, और इसके अलावा जो है कुछ जैसे कि जो है कथानक होता है उपन्यास का, अपना कुछ कहानी होती है उपन्यास में। इसके अलावा पात्र एवं चरित्र चित्रण हो गया। इसके अलावा कुछ डायलॉग होते हैं, यानी कथोपकथन होते हैं, संवाद शैली जिसको कहते हैं। इसके अलावा उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ, किसी धरातल पर जो कथा होती कहाँ की है उसको भी वहाँ पर, ये सब क्या होते हैं? औपन्यासिक तत्व हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, गद्य साहित्य संस्कृत का उद्भव, यानी गद्य साहित्य, जो संस्कृत गद्य साहित्य का उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आएगा एग्जाम में। वहीं अगला प्रश्न लास्ट है, प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए उसके उपयोग पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जिनके उत्तर आपको देने। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर संस्कृत का ये मॉडल पेपर समाप्त होता है, आप लोग देख लीजिएगा। और पेपर जो है इसका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का 1 और 2 दोनों आपके समक्ष अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर, और सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर अवेलेबल हो चुका है कल ही, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखित मॉडल पेपर है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।